to start the Advanced Cardiac Center way back in 2001. So आज हमारे को 21 साल हो गए हैं. We have gone from step to step. अब ये एकमात्र सेंटर है जहां पे 2 DM कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जन, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट, पूरी टीम जो आपको एक अच्छे हॉस्पिटल में दिल्ली में मिलती है, इट इज अवेलेबल 24/7. इनमें से कोई विजिटिंग नहीं है, वो आएगा और जाएगा. सब यही रहते हैं, इस शहर में रहते हैं. रात के 10 बजे भी किसी को चाकू लग जाए हार्ट में, प्रेम हॉस्पिटल सक्षम है उसको संभालने के लिए. रात को 3 बजे किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो अ टीम ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट, they are available in the night. 4 बजे तक they are able to do angioplasty. That is the service, that is the care which Prem Hospital has been given. And इसको और strengthen करने के लिए इसलिए टीम बनाई हुई है. And the team is एक नई पेंडेमिक है. जैसे हमारा कोरोना आया था, वैसे हमारा हार्ट अटैक भी एक नई पेंडेमिक है. और इंडिया, हमारे देश में सबसे ज़्यादा मरीज, वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा मरीज हार्ट अटैक हमारे देश में होते हैं. जो बचाव है तो उसमें उसके कारण भी एक बार जान ले कि क्या कारण है जिससे हम बच सकते हैं. कारण में सबसे पहला और सबसे जो ज़रूरी मैं समझूंगा वो है स्मोकिंग. ख़ास करके हमारा उत्तर भारत जो है उसमें स्मोकिंग बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है. एक सिंगल सबसे बड़ा और सबसे जिसको हम ख़त्म भी कर सकते हैं वो स्मोकिंग है. बीड़ी सिगरेट पीना, हुक्का पीना, ये हमारा सबसे बड़ा कारण है. इसको ऐसा नहीं है कि हम बंद करेंगे तो हमने सालों से पिए है उसका असर नहीं जाएगा. अगर हम 10 से 12 साल बंद करके छोड़ देते हैं बिल्कुल, तो हमारा रिस्क है हार्ट अटैक होने का. वो रिस्क हमारा नॉन स्मोकर जो स्मोकिंग नहीं करते हैं उतना आ जाता है 10-12 साल में. तो हमें स्मोकिंग इमीडिएटली क्विट करनी चाहिए. दूसरा जो हार्ट अटैक का जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है शुगर. बहुत सारे मरीज हैं हमारे, ऐसे में डाटा के अकॉर्डिंग हमारा एवरी 10th जो इंडियन है, हर 10वां वो डायबिटीज़ है. और शुगर कंट्रोल हमारी बहुत पुअर रहती है. तो शुगर को जल्दी जांच कराएं और शुगर को अच्छे से कंट्रोल रखें ताकि हार्ट के ऊपर कम असर आए. शुगर सबसे ज़्यादा हार्ट को डैमेज करती है. उसके बाद बाकी जो हमारे जो रिस्क फैक्टर हैं, बीपी है. बीपी हमारा एवरी 4th इंडियन, हर चौथा भारतीय का बीपी हाई होता है, जो कि अंडर रिकॉग्नाइज्ड और अंडर ट्रीटेड है, जो कि प्रॉपरली हमें उसका डायग्नोसिस नहीं बनता है. और डायग्नोसिस बनता है वो प्रॉपरली मेडिसिन कंट्रोल उसको नहीं करते हैं. तो बीपी को भी हमें कंट्रोल में रखना चाहिए. बाकी जो हमारे रिस्क फैक्टर हैं, जैसे हमारा लिपिड प्रोफाइल है जो डीरेंज रहता है, हर 3rd इंडियन का लिपिड प्रोफाइल डीरेंज है. उसके बाद में हमारे डाइट और एक्सरसाइज है. इंडिया में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेना, ज़्यादा फैट लेना, फैट में भी ज़्यादा सैचुरेटेड फैट लेना, ये हमारी डाइटरी हैबिट पुराने सालों से चली आ रही है. घी खाना हमारा एक बहुत कॉमन है. हमें डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम लेने चाहिए, घी चिकनाई कम लेनी चाहिए. और हमारी डाइट में जो डेफिशिएंट है, जो नहीं होता है, वो है उसमें हमें सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए, सलाद ज़्यादा खाने चाहिए. और हमारी डाइट में हमें फ्रूट ऐड होने चाहिए, फल हम डाइट में ज़्यादा लेना चाहिए. और एक डाइट मैं कहूँगा कि मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट में जो हम 3 बारी खाना खाते हैं उसमें से एक डाइट स्प्राउट्स जो होते हैं, जो अंकुरित जो वो होते हैं, अनाज होते हैं, उसकी एक डाइट होनी चाहिए. उसके बाद में एक्सरसाइज में एवरी 2nd इंडियन, हर दूसरा भारतीय फिजिकली इनएक्टिव है. तो हमें पौना घंटा डेली एक्सरसाइज जिसमें पसीना आए वो एक्सरसाइज करनी चाहिए. चाहे हम हार्ट के मरीज हैं तो भी हम एडवाइज करते हैं कि पेशेंट को एक्सरसाइज करनी चाहिए. एक्सरसाइज से आपका हार्ट मजबूत होता है, उससे कोई खतरा नहीं होता है. उसके बाद में हमारा ट्रीटमेंट है, जो हार्ट के मरीज हैं वो हमारे 3/4 जो मरीज हैं वो गाइडलाइन बेस्ड ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, मतलब अंडर ट्रीटेड होते हैं. ट्रीटमेंट हम लिखते हैं बट पेशेंट अपने हिसाब से या तो फॉलो नहीं करता है या फिर ट्रीटमेंट को बिल्कुल छोड़ देता है. तो जो ट्रीटमेंट का है, हार्ट अटैक अगर आपको आ गया तो उसका ट्रीटमेंट आपको प्रॉपरली लेना है. बाकी आपका मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ तो आप एक्सरसाइज से कर लेंगे. एक मेंटल हेल्थ है जो हमारी इग्नोर्ड है, जो कि हम कोई भी ध्यान नहीं देता है. उसके लिए हमें योगा या मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए.
और आखिरी में है खुश रहोगे, हार्ट की ध्यान रखोगे तो आपका पूरा शरीर आपके स्वस्थ रहेगा। इफ हार्ट इज़ हेल्दी, योर बॉडी इज़ हेल्दी। थैंक यू। ऐसा जो स्ट्रेस और जो टेंशन आज जैसे काम वर्कलोड स्ट्रेस से होते हैं और ये पोल्यूशन का वातावरण है चारों तरफ, इज आल्सो एडिंग। यस सर, मेंटल हेल्थ यही है कि जो आपकी स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए आपको योगा या मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए दिन में एक बारी। ये जो पोल्यूशन वाला एटमोसफियर बना हुआ है आजकल, खास करके आपका एयर पोल्यूशन है वो एक रिस्क फैक्टर है, बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर हम स्मोकिंग नहीं भी करते हैं तो अराउंड 8 to 10 सिगरेट्स हम डेली वैसे भी स्मोक कर लेते हैं एयर पोल्यूशन के कारण। तो एक एयर पोल्यूशन बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ के लिए, जिसको प्रिवेंट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसके लिए आप छोड़ नहीं सकते किसी चीज़ को, आपको वहीं रहना है जहाँ पोल्यूशन है। तो ये एक गवर्नमेंट लेवल पे ये पूरे इंडिया के लिए एक चैलेंज है जिसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। सर सब्जियों के लिए जो ऑयल्स वगैरह है वो क्या यूज़ किया जाए, क्या खाया जाए, उसके बारे में थोड़ा सा डॉक्टर संदीप आपको थोड़ा सा और आगे बताएंगे। Very good information was given by Dr. Tegri. He has already highlighted all the points regarding the risk factor and how to prevent it. सर हिंदी में तेजवी सर ने पहले ही आप सारी जानकारी दी है कि हमारे हार्ट के लिए क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और उनसे कैसे कैसे बचा जा सकता है। अभी सर आपका क्वेश्चन है कि विच ऑयल्स आर टू बी यूज। सर सनफ्लावर ऑयल कैन बी यूज sunflower and mustard oil is good for health and we should avoid the groundnut oil and the oil which are high in cholesterol level. Any other questions? ऐसा एक चीज जैसे जो आपके आंकड़े क्या कहते हैं, महिलाओं और पुरुषों में रिस्क फैक्टर ज्यादा किसके साथ है इन रिगार्ड टू डिसीज? Males are more prone and actually it is the age which is the more important. In male it is the 65 and in females it is 55 and it is not due to the hormonal levels in the females which are more preventive for the cardiac disease. That's why male are more prone for cardiac disease. जैसे इंसान आदमी में रिस्क ज़्यादा होता है, बट जैसे ही जो महिला है उसका मीनोपॉज होता है तो आफ्टर मीनोपॉज मीन्स उसके मेंसेस आने बंद हो जाते हैं, उसके बाद में रिस्क लगभग बराबर हो जाता है। तो मीनोपॉज तक महिलाओं में रिस्क कम होता है, बट आफ्टर मीनोपॉज दोनों का रिस्क बराबर होता है। दोनों को इक्वली केयर करना चाहिए अपने हार्ट के हेल्थ के लिए। सर इसमें मीनोपॉज का भी रोल रहता है, मतलब कुछ रोल है? हाँ, मीनोपॉज का रोल है। मीनोपॉज के बाद में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो फीमेल को ज़्यादा रिस्क के लिए डाल देते हैं कि जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो फीमेल ज़्यादा रिस्क पे हो जाते हैं, मतलब मेल और फीमेल उसके बाद में बराबर रिस्क पे हो जाते हैं। हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में कितने परसेंट लोग सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिसीज, इस तरह कितने परसेंट लोग हैं आज, जो आंकड़े बताते हो आपके? आंकड़े ये बताते हैं कि जो अराउंड 28 to 30% जो डेथ हैं, टोटल डेथ, वो हार्ट डिजीज़ के कारण होती है। टोटल डेथ की 28 to 30% हार्ट डिजीज़ के कारण होती है। और हरियाणा और नॉर्थ इंडिया वो सबसे ज़्यादा हार्ट पेशेंट्स इस एरिया में होते हैं, क्योंकि हमारा हाई जो हम घी ज़्यादा खाते हैं और स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, जो दो सबसे बड़े रिस्क फैक्टर हैं। और अब जो तीसरा रिस्क फैक्टर न्यू जनरेशन में जो आ रहा है, जो हम एक्टिविटी जो हमारी थी वो बिल्कुल बंद हो गई है। जो हम कुछ खेतों में काम करते थे, बाहर काम करते थे, चलते थे, वो सारा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो एक रिस्क फैक्टर नया ये और आ गया है। इंडिया में सबसे ज़्यादा हार्ट पेशेंट नॉर्थ इंडिया में होते हैं और नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा हरियाणा और पंजाब में। हार्ट स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या डाइट्स आप सजेस्ट करेंगे? जैसे मैंने आपको बताया अभी, कार्बोहाइड्रेट हमें कम लेने हैं, फैट हमें कम लेनी है, मतलब घी चिकनाई कम लेनी है, फ्रूट ज़्यादा लेने हैं, सब्जियां ज़्यादा लेनी हैं। सब्जी में क्या क्या, जैसे कि सब्जी में आप कुछ भी खाइए, वैसा कोई स्पेसिफिक नहीं है सब्जी, बट आप जब भी खाना खाते हैं तो आपकी प्लेट में रोटियां ज़्यादा कम होनी चाहिए और सब्जी ज़्यादा होनी चाहिए। और किसी भी टाइम आप दिन में 1 या 2 बारी फ्रूट ज़रूर होना चाहिए। जैसे इवनिंग में भी हम खाएंगे तो चाय समोसा खा लेंगे, उसकी बजाय हमें फ्रूट ऐड होने चाहिए। जो हम स्नैक्स लेते हैं उसको फ्रूट ऐड करना चाहिए। ओके डॉक्टर साहब, 3 चीज़ें होती हैं। एक तो कार्डियक अरेस्ट होता है, एक हार्ट अटैक होता है और एक हार्ट फेलियर होता है। तीनों में क्या डिफरेंस है, और यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाए तो उस वक्त क्या करना चाहिए?
कैसे पता चलता है कि वो देखो, सबसे पहले हार्ट अटैक जो होता है वो होता है हार्ट को जो खून जो देती हैं उस नस में ब्लॉकेज आना। जो ब्लॉकेज यूजुअली 100% होता है कि 100% हो जाए उस टाइम हार्ट अटैक आता है। पेशेंट को छाती में दर्द होगा, छाती में भारीपन होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, घबराहट होगी, ये तो होता है हार्ट अटैक। अगर ऐसा पेशेंट को होता है तो एकदम पेशेंट को किसी हॉस्पिटल में जहाँ कार्डियोलॉजिस्ट है वहाँ लेके आना चाहिए। उसका फर्दर जो मैनेजमेंट आगे का जो इलाज है वो कार्डियोलॉजिस्ट करेंगे। उसमें दवाइयाँ भी होती हैं, एंजियोग्राफी भी होती है और उसके बाद में मोस्टली पेशेंट्स में स्टेंटिंग की जरूरत पड़ती है क्योंकि उस नस को खोलने की बहुत ज़रूरत होती है। दूसरा आपने बोला कार्डियक अरेस्ट। दूसरा आपने बोला कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट एक इलेक्ट्रिकल वो है जी, हार्ट को एकदम हार्ट ने बीट करना बंद कर दिया, उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में हमें पंपिंग देनी होती है। जब पेशेंट होता है हम CPR बोलते हैं कि छाती को दबाना होता है। अगर हमारे पास शॉक देने वाली अगर मशीन है तो बिजली का झटका देना चाहिए और उसके बाद में इमीडिएटली पेशेंट को जहाँ पे हार्ट स्पेशलिस्ट की फैसिलिटी हो उस हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। और जो तीसरा आपने पूछा हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर होता है यूजली आपका हार्ट अटैक के कारण जो हार्ट का पंपिंग कम हो जाते हैं, तो पंपिंग कम होने के कारण हार्ट जो ब्लड हार्ट के अंदर आता है उसको आगे पुश करने की बजाय वो पुश करने की ताकत कम हो जाती है, जिससे बैक प्रेशर से आपका फेफड़ों में लंग्स में पानी भर जाता है, जिससे पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। ये हार्ट फेलियर होता है। यही सवाल हो सर मेरा, आपकी सक्सेस रेट क्या है? जैसे यहाँ पे लोग आते हैं इलाज कराने, आप अच्छी टीम बताइए भी डॉक्टर साहब ने, तो आपकी सक्सेस रेट क्या है? सक्सेस रेट आप किस टर्म में पूछना चाह रहे हैं कि सक्सेस? मेडिकल टर्म में देखो, 10 पेशेंट आए, 10 में से कितने उपयोग किए जाते हैं? 10 पेशेंट आए उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप हार्ट अटैक हुआ, आप हार्ट अटैक होते ही आप हॉस्पिटल के कितनी देर में आए। सबसे बड़ा जो हमारा टेंशन है वो ये होती कि आप कितनी देर में आते हो। अगर आप 2-3 दिन बाद आते हैं तो आपके रिज़ल्ट बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। आप विदिन 3 आवर्स के अंदर अगर आ जाते, 3 घंटे के अंदर आ जाते हैं तो आपके रिज़ल्ट अच्छे रहते हैं। पहला सक्सेस को पता करने वाला तो है कि आप कितने टाइम के अंदर हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। उसके बाद में आपके कौन सी नस बंद हुई है। अगर मेन नस बंद हुई है, शुरुआत से बंद हो गई है, बहुत बड़ा एरिया हार्ट का डैमेज हुआ है, तो उसमें पेशेंट को आगे दिक्कत होने की, जैसे हार्ट फेलियर होने की, कार्डियक अरेस्ट होने की या डेथ होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। अगर छोटी नस ब्लॉक हुई है या कोई बड़ी नस आगे से ब्लॉक हुई है कि पीछे एरिया बच गया है, तो उसमें पेशेंट को सक्सेसफुल ट्रीटमेंट का चांस ज़्यादा है। बाकी हमारे पास अगर 10 पेशेंट आते हैं तो 9 पेशेंट हमारे बिल्कुल ठीक होके जाते हैं। 1 या 2 पेशेंट में कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे कि हार्ट फेल होना, कार्डियक अरेस्ट होना, या फिर पेशेंट की किडनी के ऊपर भी असर आने के खतरा होता है, क्योंकि किडनी सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जब पंपिंग कम होती है हार्ट अटैक के कारण तो किडनी के ऊपर सबसे पहले असर आता है। अगर किसी पेशेंट की किडनी के ऊपर भी असर आया है तो उसका आगे ठीक होने का चांस बाकी पेशेंट से कम होता है। जैसा भाई केस आया मेरी जानकारी में, हमारे पड़ोस में ही है, कोई दुकानदार जिससे हम सामान लेते हैं, वो कहते मेरे फादर को चौथा अटैक आया है, होली हॉस्पिटल है, रोहतक के शायद डॉक्टर पानीपत के है, वो कह रहे थे हॉस्पिटल, अभी मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे चौथी बार उनको हार्ट का अटैक हुआ। सर्वाइव कर जाता है आदमी 3-4 के बाद भी? देखो, डिपेंड करता है कि आपको पहले जो हार्ट अटैक आए हैं वो कितने बड़े हैं और कितने टाइमली आपने उसका इलाज करवाया है। सब कुछ डिपेंड करता है आपका पंपिंग कितना है। अगर आपका पंपिंग हार्ट का बचा हुआ है, आपने टाइम वो बचेगा जब आपने टाइमली उसका इलाज करवाया है। आपको छाती दर्द हुआ, उसी टाइम आप हॉस्पिटल चले गए, आपका इलाज हो गया, तो पंपिंग आपकी बच जाती है। अगर आप टाइम निकाल देते हैं तो हार्ट की मसल डैमेज होनी शुरू हो जाती है। 3 स्टेज होती हैं, जैसे अगर किसी इंसान को खाना देना बंद करो तो पहले तो वो कमज़ोर होगा, फिर वो बेहोश होगा और फिर वो मर जाएगा। तो कमज़ोर और बेहोशी तक अगर उसको खाना देते हो तो वो ज़िंदा हो जाता है, जब मर जाता है तो वो ज़िंदा नहीं होता है। ऐसी ही हार्ट मसल के साथ होती है। नस जब बंद हो जाती है तो उसको खाना पीना नस से ही आता है, खून से ही आता है, तो वो बंद हो जाता है तो पहले वो कमज़ोर पड़ती हैं, फिर बेहोश होती हैं और फिर मर जाती हैं। ये एक जनरल टर्म है, मेडिकल टर्म नहीं है, दुनिया मतलब जनरल पब्लिक को समझाने के लिए। तो अगर हम बेहोशी तक अगर आ जाते हैं तो वो मसल बच जाती है। तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। अगर पहले वाले अटैक आपके छोटे हुए हैं या आपने बड़े भी हुए हैं तो टाइम से इलाज करा लिया है, पंपिंग ठीक है, तो आप
बार बार अटैक सह सकते हो। हार्ट में कितनी ताकत है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये एक जनरल वो है कि 3 अटैक के बाद इंसान बचता नहीं है, ऐसा नहीं है। इंसान को कई बार अटैक आता है, बच जाता है, बट उसका टाइमली इलाज हो तो। सर एक सवाल और छोटा सा, एक कई लोग कहते हैं कि बचपन से दिल में छेद था, ये था वो था, ऐसी कोई चीज होती है नहीं होती? होती है। उसके बारे में बताएं। और एक सवाल हो रहा है मेरा कि क्या आपके यहाँ हृदय प्रत्यारोपण का भी है हिसाब किताब? देखो आपका डॉक्टर सर जैसे आप लोग बोलते टाइम इज मनी, तो आई वांट टू, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को एम्फेसाइज करें कि टाइम इज मायोकार्डियम। जो आप रिसेंट हार्ट अटैक के बाद, हाँ टाइम इज मायोकार्डियम, अगर आप कहीं इम्प्रिंट देना चाहते थे कि ये दे ताकि लोगों को मैसेज मिले कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट। मायोकार्डियम तो हार्ट का मसल हो गया ना, तो व्हाट इज, वो कहता है टाइम इज हार्ट का मसल। टाइम पे आ जाओगे मसल जी जाएगा, फेलियर में आओगे, मर गया जैसे इन्होंने बताया, देन द चांसेस ऑफ, अगर बचता भी है तो वो लगातार आपका मरीज बन के रहेगा। फेलियर, पंपिंग एक्शन खत्म हो। तो हम चाहते हैं सर टाइम इज मायोकार्डियम, मतलब आप इस चीज को हाईलाइट एक सवाल आया छेक का, ये डॉक्टर सुदेश, और सब प्रत्यारोपण, ये डॉक्टर सुदेश हैं, कार्डियक सर्जन हैं, और ये छेक के ऑपरेशंस करते हैं यहाँ पर, वॉल्व, छेक और बाईपास। जी बताएं। आपने पूछा कि बचपन से दिल में छेद होता है कि नहीं होता, तो बिल्कुल सही बात है, बचपन से दिल में छेद होता है। इनफैक्ट बोला जाए तो एक तरीके का छेद होता है जो हम सब में होता है, लेकिन टाइम के साथ वो छेद बंद हो जाता है। जब हम कभी भी ये बोलते हैं कि बचपन से छेद था, मतलब वो वाला छेद हमारा बंद नहीं हो पाया पूरे तरीके से, और उसके बाद वो बड़े होने तक वो छेद रह गया। और उसके साथ साथ क्या होता है कि छेद भी एक वो ही नहीं होता, 3-4 तरीके के वो होते हैं। तो एक वाला जो बंद हो सकता है, एक हार्ट के नीचे वाले चैम्बर्स में हो सकता है, और एक सिंपल छेद होता है जिसमें बाकी हार्ट नॉर्मल है, सिर्फ 2 चैम्बर्स के बीच में एक कनेक्शन बना हुआ है, उसको बंद कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कनेक्शन के साथ साथ आर्टरीज उल्टी लग जाती हैं, या दोनों आर्टरीज एक ही चैम्बर से निकलती हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके का छेद होता है, तो उसका भी ऑपरेशन से इलाज संभव होता है। दूसरी बात आपने पूछी प्रत्यारोपण की, देखिए अभी वो सब चीज़ें यहाँ पे अभी स्टार्ट हुई नहीं है, बट दे आर इन द पाइपलाइन। अब जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करते रहेंगे तो उसको भी हम मतलब विल ट्राई टू वो, मतलब उसको भी हम कोशिश करेंगे कि उसमें भी हम आगे जाएं। अभी जो डॉक्टर संदीप आए हैं, तो जैसे जैसे फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, टीचिंग बढ़ी जा रही है, बहुत सारे छेक बगैर ऑपरेशन के तारों मैं सर के ये हाईलाइट करना चाहता हूँ, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी से ही ये छेक बंद हुए। डॉक्टर संदीप इसके बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि ही हैज बीन ट्रेन्ड इन दिस फील्ड। सर अभी तक जनरल धारणा है कि दिल में छेद है तो ऑपरेशन ही होगा, बट ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि छेद भी अनेक प्रकार के, एक होता है पीडीए, जो कि हमारे बचपन में जब हम बच्चा पेट में होता है तो वो होना ज़रूरी है। उसी के तरह, क्योंकि लंग्स हमारे मैच्योर नहीं हुए होते बचपन में, तो जो सारा ब्लड है वो लंग्स के बजाय पीडीए से जाता है, तो वो बहुत कॉमन एनोमली है जो पीडियाट्रिक बच्चों में पाई जाती है। तो वो दिल का छेद सिर्फ हम पैर की नस में एक सुई लगा के सिर्फ 15 से 20 मिनट में उसको ठीक कर सकते हैं, और 24 घंटे के अंदर पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं विदाउट एनी। पर कुछ पीडीए जो कि बहुत बड़े होते हैं, जो कि ढक्कन के द्वारा बंद नहीं हो जा सकते, तो वो लोग सर्जरी के माध्यम से बंद करते हैं। ऐसे एक छेद होता है एएसडी, जो दो अपना एट्रिया के कनेक्शन के बीच में होता है, उसके भी 3 से 4 प्रकार के होते हैं। तो उसमें जो कुछ प्रकार के छेद ऐसे हैं जो कि हम ढक्कन के माध्यम से ही पैर की नस से बंद कर सकते हैं, जिसमें कि पेशेंट को बिल्कुल भी कोई स्कार नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, और बहुत लो ऑपरेटिव रिस्क रहता है। तो वो चीज़ें भी अपन यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, और डॉक्टर तेजवीर ऑलरेडी एक केस एएसडी क्लोजर का यहाँ पे कर भी चुके हैं। छेद बंद करने का, जो कि बिना चीर फाड़ के हम 2 महीने पहले एक हमने ऑपरेशन किया सक्सेस। तो ऐसे ही एक वीएसडी है। तो अभी सब चीज़ों, खाली कार्डियोलॉजी का मतलब एंजियोप्लास्टी नहीं है, कार्डियोलॉजी में बहुत सारी अनेक चीज़ें हैं जो हमें अभी अवेयरनेस लोगों को बताना है कि छोटे बच्चों का बाल में सिकुड़न है तो उसको भी बलून के माध्यम से खोला जा सकता है। तो ज़रूरी नहीं है, अभी दोनों इंटीग्रेटेड होकर काम करते हैं, चाहे कार्डियक सीटीवीएस है चाहे कार्डियोलॉजी। इट इज़ अ टीम वर्क, नॉट अ इंडिपेंडेंट वर्क। एक हमारा जैसे खास करके नॉर्थ इंडिया है, जहाँ हरियाणा में ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो दिल की नसों के साथ साथ में बाकी नसें हैं, पैर की नसें हैं, हाथ की नसें, इनमें ब्लॉकेज भी आते हैं।
तो उसके भी ऑपरेशन हम यहाँ सक्सेसफुली 3-4 पेशेंट्स के हम कर चुके हैं बिना चीर फाड़ के। उसमें भी स्टेंट लगता है, उस ब्लॉकेज को स्टेंट से खोल सकते हैं। उसमें दिक्कत ये होती है कि पेशेंट जब चलता है तो पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है और ज़्यादा चल नहीं पाता है। अगर ऐसा है तो पैर की नसों में ब्लॉकेज हो सकती है और उसको भी बिना चीर फाड़ के हम यहाँ खोलते हैं। हमने केसेस किए हैं यहाँ। जैसे 2-4 साल पहले तक जैसे ये मानते थे कि हार्ट की डिसीज बड़ा खर्चे वाला काम है, लाखों रुपए खर्च होते, दिमाग पे रहता था लोगों के। लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, कुछ एक्सपेंसेस में कमी आई है, अफोर्डेबल है हार्ट रिलेटेड कोई भी डिसीज हो। मतलब बहुत सारी मीन्स जो हार्ट का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत चीप हो गया है पहले की बजाय, क्योंकि स्टेंट की जो प्राइसेस है वो भी गवर्नमेंट ने कम की है, बाकी चीज़ें भी हैं। और दूसरा एक चीज़ है कि पैनल्स, लोग काफ़ी पैनल्स में कवर भी हो रहे हैं, तो पेशेंट को उनसे भी फ़ायदा हो रहा है। वेदर जो गवर्नमेंट पैनल है या हेल्थ इंश्योरेंसेज हैं या PMJ है जो आयुष्मान भारत है, जो डिफरेंट पैनल्स हैं उसमें भी कवर हो रहे हैं, तो चीपर हुआ है, अफोर्डेबल हुआ है हार्ट का ट्रीटमेंट। इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को इस पॉइंट पे हमें धन्यवाद करना पड़ेगा, स्पेशली आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। इतना प्रेशर था मिस्टर ट्रंप का इन पे, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां आती थी एंड बहुत ज़्यादा चार्ज करती थी। मतलब हमें परचेज में भी 1.25 लाख रुपए का स्टेंट आता था। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी आपने, इन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर में आइए, ये मेरी कैपिंग है 33,000 रुपए की, आप इसको करिए। बहुत प्रेशर डाला, प्रेसिडेंट साहब भी आए US के। अल्टीमेटली मोदी साहब ने कहा मेरे को मेडिकल टूरिज्म इतना वो नहीं है, मुझे पहले मेरे अपने लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो ये नहीं, दे वांटेड टू बॉयकॉट इट। जॉनसन और ये 2-3 कंपनियां था, देखो बॉयकॉट का क्या फायदा हुआ, यहाँ बनने लग गए। और आज, पहले हम क्या करते थे, जब हार्ट अटैक होता दवाइयों से पहले ठीक करते थे, और अब रात के 3 बजे भी एक आदमी आता है, उसको जब बताया जाता है वो कहता है जी स्टेंट डाल। हमें भी इतना प्रेशर नहीं होता, कहाँ 1.25 लाख और कहाँ 33,000 30,000 में काम हो जाता है स्टेंट का। सो एक एडवांस जो एक राइट ट्रीटमेंट है, जो अभी इन्होंने कहा टाइम उसी वक्त खोल के सीधा वापस पसलियों में खून चले जाता है तो डैमेज नहीं होता। और अब ये एक्सेप्टेड है। दवाइयाँ तो मेरा ख्याल जब से ये टीम आई है, मैंने एक भी दवाई नहीं इस्तेमाल करी उसको पिघालने के लिए, क्योंकि सिंपल प्रोसीजर, जल्दी होने वाला, नॉट वेरी कॉस्टली, और आदमी तीसरे चौथे दिन बैक टू वर्क। चलो